दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें हम प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति यानी राजा अथवा तानाशाह या कुछ व्यक्तियों में न होकर संपूर्ण जनता में होती है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र से अभिप्राय उस शासन व्यवस्था से है जिसमें अंतिम रूप से शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो या संसदात्मक व्यवस्था। दोस्तों लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है और डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है पीपुल और क्रेसिया यानी क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार शब्दोत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का अर्थ जनता का शासन होता है। एक विचारक हैं दोस्तों सीले, इनका कहना है कि लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है। डायसी का कहना है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते हैं। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। दोस्तों लोकतंत्र के अगर हम प्रकारों की बात करें तो एक है शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है, कानून बनाती है और शासन की नीतियों को निर्धारित करती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे राज्यों में संभव है जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती हो और जिनका आकार बहुत छोटा हो। आप जान लीजिए कि प्राचीन ग्रीस या यूनान या फिर रोम के नगर राज्यों में इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था। दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। तो शासन की इस व्यवस्था में जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती बल्कि अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन में भाग लेने के लिए भेजती है। वर्तमान समय में ये शासन व्यवस्था हर जगह प्रचलित है और आज राज्यों का आकार इतना बढ़ गया है, जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है उसमें जनता सीधे शासन कार्यों में भाग लेती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं ये अंतिम रूप से अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर लोकतंत्र के गुणों की बात करें तो ये जनता की सरकार है, इसमें निरंकुशता का अभाव होता है, इसका उद्देश्य जनता का हित या जन कल्याण होता है। और दोस्तों लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का विकास होता है। इसमें मानवीय गुण और मानव मूल्यों का विकास होता है। इसके अलावा लोकतंत्र जो है वो लोकप्रिय शासन है और इसमें ज्ञान, विज्ञान को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, इन सब बातों पर बल दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विचारक हैं जो लोकतंत्र के कई प्रकार के दोषों को भी इंगित करते हैं। टेलीरैंड ने लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है और लेकी का कहना है कि यह निर्धनतम, अनभिज्ञतम यानी जो जानकार नहीं है, सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों की सरकार है जो सबसे अधिक संख्या में होते हैं। और जेम्स स्टीफेन एक विचारक हैं, इनका कहना है कि लोकतंत्र अज्ञानी, अप्रशिक्षित और अयोग्य व्यक्तियों की सरकार होती है और इसमें कई बुराइयां भी हैं। लेकिन वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो लोकतंत्र का ही जो प्रचलन पूरे विश्व में है। लोकतंत्र जो है शासन की ऐसी प्रणाली है जिसका प्रचलन हर जगह है और इस तरह से कहा जाए
तो दोस्तों लोकतंत्र जो है ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, और यदि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अंतिम रूप से जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न एक कथन है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये कथन किसका है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये कथन जॉन सीले का है, जो कहते हैं कि जनतंत्र या लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत निम्न के कारण आवश्यक हुआ है। किसके कारण? तो 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोज, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट और मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई प्रैक्टिस सेट और बुक्स में ये आता है। यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? ये किसका कथन है? तो सही उत्तर, मैं सही उत्तर इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर में काफ़ी कन्फ्यूजन है और कई प्रैक्टिस सेट और बुक में ये प्रश्न अलग अलग जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जनमत की निरंतर प्रक्रिया यानी पब्लिक ओपिनियन जो है, जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, ये R.M. मैकाइवर का कथन है। दोस्तों कई जगह पर इस प्रश्न का उत्तर जेम्स ब्राइस दिया गया है, लेकिन सही उत्तर मैकाइवर है। मैकाइवर प्रमुख या महत्वपूर्ण समाजशास्त्री और राजनीतिक विचारक हैं। इनकी राजनीति विज्ञान पर प्रमुख पुस्तकें जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस, द मॉडर्न स्टेट और द वेब ऑफ गवर्नमेंट हैं। तो ये कथन कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, ये R.M. मैकाइवर का है, लॉर्ड ब्राइस का कथन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, M.N. राय द्वारा विकसित विचार को किस नाम से जाना जाता है? तो M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा विकसित विचार को उग्र मानवतावाद के नाम से जाना जाता है और इनके विचारों को नव मानवतावाद की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, M.N. राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? तो सही उत्तर है M.N. राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति या सत्ता लोगों में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो, डनिंग, डी टाकविले और जेम्स मेडिसन में किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो उत्तर है लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में डी टाकविले ने वर्णित किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और एक प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि देखिए डी टाकविले दोस्तों लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संबंध में गलत क्या है? तो प्राकृतिक समानता। दोस्तों रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संबंध में प्राकृतिक समानता का तथ्य गलत है। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय क्या है? तो देखिए इसका आशय है कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। सुषुप्त श्वान से आशय ऐसे जनता से है जिसमें लोग अपने राजनीतिक अधिकार और सरकार के कार्यों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, और जब लोग सोए रहते हैं या जब निम्न सहभागिता होती है तो ये सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद होता है, क्योंकि सरकार की नीतियों पर, उनके कार्यों पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रह जाता है और इसलिए सरकार की कोई जवाबदेहिता भी नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं के कारण उत्पन्न होती है। कारण है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणामस्वरूप निम्न स्तर पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो दोस्तों पहला कथन गलत है, जबकि कारण जो है आर सही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, ये अरस्तू का कथन है। और आप जानते हैं पॉलिटी, दोस्तों पॉलिटी जिसको अरस्तू राजतंत्र कहता है, ये शासन का जो है सर्वोत्तम रूप है। लोकतंत्र को दोस्तों प्राचीन यूनानी शासन में लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के रूप में संबोधित किया जाता था, इसलिए अरस्तु लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी या संवैधानिक राजतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तू का है, जो पॉलिटी यानी संवैधानिक जनतंत्र को अस्थायी और सर्वोत्तम व्यवस्था मानते हैं जिसमें कि क्रांति की संभावना कम रहती है, ये अरस्तू का कथन है। अगला प्रश्न है, लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये जान लीजिए हॉब्स। हॉब्स दोस्तों लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो उत्तर है C.L. वेपर। दोस्तों C.L. वेपर एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। इन्होंने मिल यानी J.S. मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक या अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति भी चलाया और इनका 7वें दशक के पूर्वार्ध में प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, J.K. गैलब्रेथ, मैकफर्सन, किन्स और रूजवेल्ट में कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो ये कथन J.K. गैलब्रेथ का है, जो कहते हैं कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक इंडस्ट्रियल स्टेट यानी औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, चार विचारक हैं, एलेक्स टी टाकविले, J.J. रूसो, J.S. मिल और E.W. नीत्शे। इसमें कौन लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है? तो दोस्तों E.W. नीत्शे जो है शक्तिवादी विचारक हैं, जो कि राजनीति को शक्ति के रूप में व्याख्यायित करते हैं। ये लोकतंत्र के सिद्धांतकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकियावेली के लिए सरकार का आदर्श रूप क्या है? तो मैकियावेली ने ऐसे समय, स्थान और परिस्थितियों के आधार पर राजतंत्र और गणतंत्र को सरकार का आदर्श रूप माना है, लेकिन उसने गणतंत्र यानी रिपब्लिक को शासन का या सरकार का आदर्श रूप माना है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार की द्योतक है। बिल्कुल सही है। कारण यानी तर्क है कि आम धारणा ये है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभियान के नियंत्रण और प्रबंधन में कार्य करती है, तो ये भी कारण भी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में किसने वर्णित किया है? तो रॉबर्ट नॉजिक ने। और मेरे लिए आचार, नैतिकता और धर्म विनिमेय पद हैं। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। ये घोषणा किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि बिना नैतिकता के राजनीति संभव नहीं है, और जो लोग नैतिकता विहीन राजनीति की बात करते हैं वो राजनीति के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते हैं। अगला प्रश्न है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विकृत रूप क्या है? तो ये है डेमोक्रेसी, जिसको यूनानी जो है नगर राज्यों के समय काल में डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र के रूप में जो है लिया जाता था, और बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विकृत रूप लोकतंत्र है, ऐसा अरस्तु ने प्रमाणित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड ब्राइस, डेविड बी ट्रूमैन, सी राइट मिल्स और हैराल्ड लासवेल में कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो ये हैं डेविड ट्रूमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो, मार्क्स,
M.A. बाकुनिन और जे मेडिसन में किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो ये हैं जे मेडिसन। दोस्तों जे मेडिसन ने जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? तो केवल शासन का स्वरूप ही नहीं बल्कि जीवन का माध्यम है लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ। और अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथों में होती है? तो उत्तर है जनता के हाथ में। अगला प्रश्न है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा क्या है आपको बताना है। दोस्तों लोकतंत्र के निर्माण में स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण और विकास में कई चीज़ें बाधा के रूप में आती हैं। आप जान लीजिए कि जनता में शिक्षा और जागरूकता का अभाव, इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक असमानता और नागरिक स्वतंत्रता की अच्छी स्थिति नहीं हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है स्वतंत्र प्रेस और प्रचार के साधन न हो। इसके अलावा अगर जो कुशल और निस्वार्थ जो नेतृत्व उपलब्ध न हो, शिक्षा का निम्न स्तर, ये सभी स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा हैं। तो आप जान लीजिए अशिक्षा यानी निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली ये स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधक हैं। आइए एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य को जान लेते हैं। दोस्तों लोकतंत्र दो शब्दों लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ जनता होता है और तंत्र का अर्थ शासन है। यानी लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। दोस्तों आप जान लीजिए कि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और जनता ही अंतिम रूप से शासन के प्रति उत्तरदायी होती है, और वर्तमान में स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र का वो कौन सा प्रकार है जिसे भारत ने स्वीकार किया है? तो ये है लोकतांत्रिक गणतंत्र, और ये शब्दावली दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको मिल जाएगी, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र बनाने के लिए, तो ये प्रजातंत्र का वो प्रकार है जिसको भारत ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में ये कथन किस विचारक का है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, परंतु यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा C.D. बर्न्स का कथन है, जो कहते हैं कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां यानी कमियां हैं, लेकिन यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी ही मधुर क्यों न लगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन किसने किया है? तो उत्तर है रॉबर्ट मिचेल्स ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली के समाजशास्त्री पैरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये है अभिजनों के संचरण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा अभिजनों के संचरण या सर्कुलेशन का सिद्धांत ये इटली के समाजशास्त्री पैरेटो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, विल्फ्रेडो पैरेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिचेल्स में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? तो दोस्तों ये तीनों ही चिंतक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, पैरेटो, मोस्का, मॉन्टेस्क्यू और मिचेल्स में कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? तो याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू, जबकि पैरेटो, मोस्का और मिचेल्स ये लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, विल्फ्रेडो पैरेटो, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स और डेविड स्टन में कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, डेविड स्टन ये लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति अभिजन यानी पावर एलीट का सिद्धांत किसने दिया है? तो सी राइट मिल्स ने दोस्तों शक्ति अभिजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, लियोडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड और प्रूधा में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन की संज्ञा देता है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि ये विचारक हैं टेलीरैंड। टेलीरैंड ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन की संज्ञा दी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और टेलीरैंड ने दोस्तों लोकतंत्र की जो है आलोचना करते हुए ये कहा है कि लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एडम स्मिथ, एडमंड बर्क, एच लास्की और टीवी स्मिथ में किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में यानी लाइफ स्टाइल के रूप में परिभाषित किया है? तो ये हैं टीवी स्मिथ। दोस्तों टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो ये है क्रांतिकारी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये गिलक्राइस्ट का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, ये किसने कहा है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है, जो कहते हैं कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं? तो ये सीबी मैकफर्सन के अनुसार। दोस्तों मैकफर्सन कहते हैं कि लोकतंत्र चयन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है, ये कथन किसका है? तो ये सीले का कथन है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, लोकतंत्र की ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है दोस्तों, अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा है और बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप से मध्य वर्ग तंत्र यानी पॉलिटी अर्थ होता है और उसका विकृत स्वरूप लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़ तंत्र यानी मॉब सिस्टम या जिसको भीड़ तंत्र के रूप में किया है, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों और स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है। इसका अत्याचार, जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। इसलिए अरस्तु दोस्तों लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप कहता है और डेमोक्रेसी को वो भीड़ तंत्र के रूप में परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल जो है बहुल मताधिकार के और भारित मतदान के समर्थक हैं। उनका कहना है शिक्षित और धनी व्यक्तियों को निर्धन और अशिक्षित व्यक्तियों से अधिक मत का अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, तो ये सीले की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है? तो ये ब्राइस के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, ये सीले का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग या बहुमत शासन करता है, ये कथन किसका है? तो ये डायसी का कथन है। और देखिए, यदि अति समानता से प्रजातंत्र नष्ट होता है, भ्रष्ट होता है, तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है।
और देखिए अरस्तु का कहना है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन करना है तो सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट ए डहल का विचार है, पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन, बहुल लोकतंत्र अरस्तु और शास्त्रीय लोकतंत्र जिसको हम उदारवाद कह सकते हैं ये जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य इच्छा शक्ति पृथक्करण संविधानवाद तथा संस्थावाद में कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है? तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है कहाँ पर? तो जनता में। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें क्रमशः राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और नैतिकता और उच्च चरित्र है? तो ये गार्नर के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण क्या नहीं है? तो देखिए न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति और ये लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। और आप जान लीजिए कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जहां स्वयं शासन करती है, वहीं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, लेकिन प्रतिनिधि जो है अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक अभिलक्षण क्या है? तो आप जान लीजिए लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तों में स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वजनिक राय प्रकट करने की यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें है? तो लोकतंत्र में। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कथन किसका है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो ये गैटेल का कथन है। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो दोस्तों ये सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, ये उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय और द्विदलीय में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है द्विदलीय दल पद्धति। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है? तो आप जान लीजिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व दोस्तों ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं है, जबकि जनमत, जनमत संग्रह, आरंभन और दोस्तों आरंभन ये सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह और लैंडस जिमेंडे में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए प्रेशर ग्रुप दोस्तों ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शासन जो है साधन नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए, वापस बुलाना यानी रिकॉलिंग, संघात्मक संरचना, जनमत संग्रह में से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप क्या नहीं है? तो संघात्मक संरचना दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्रांस किस लिए जाना जाता है? तो बहुदलीय शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन होता है? तो दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स का कार्य हित स्पंदन होता है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह को प्रभाव गुट की संज्ञा कौन देता है? तो एलेन बाल। दोस्तों एलेन बाल दबाव समूह को प्रभाव गुट की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार माध्यम और समाचार पत्र में किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? तो उत्तर है दबाव समूहों को दोस्तों अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य क्या नहीं है? तो वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, ये राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर है फाइनर ने। और दबाव समूह को तृतीय सदन किसने कहा है? तो ये हैं फाइनर। अगला प्रश्न है दोस्तों, औपचारिक प्रशिक्षण को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ये कौन से हैं? तो देखिए, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण, ये औपचारिक प्रशिक्षण के जो 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनमत निर्माण के साधन कौन से हैं? तो प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन, समाचार पत्र, ये सभी जनमत निर्माण के साधन हैं। अगला प्रश्न है, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो आप जान लीजिए, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? तो स्विट्जरलैंड में। स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी कहाँ पर पाई जाती है? तो स्विट्जरलैंड में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो ये स्विट्जरलैंड। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी जनता प्रत्यक्ष रूप से नीतियों का निर्माण करती है और स्वयं शासन करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से कौन कौन सी चीज़ें संबंधित हैं? तो आप जान लीजिए, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट यानी अंतिम जनमत संग्रह और आरंभक, ये सभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न है, निर्णय के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, ये विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। और दोस्तों, निर्णयन में सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसको प्रत्याह्वान, वापस बुलाना या फिर रिकॉल कहते हैं। दोस्तों, रिकॉल ऐसी प्रक्रिया है यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं है तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इसको रिकॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। ये किसका कथन है? तो याद रखिएगा, ये गार्नर का कथन है। और अंतिम प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कारण है वो है सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है, तो ये भी सही है। लेकिन कथन और कारण दोनों वाक्यों में दोस्तों संबंध नहीं है। कथन और कारण दोनों सही होते हुए भी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला में हमने सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ तथा विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।